नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 6, छोटी सी बड़ी बात। नेपाल में रहते हुए मुझे बहुत से देशों में जाने का अवसर मिलता था। हृदय रोग की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मैं हर 4 से 6 महीने में प्रवास करता था। दिल से संबंधित नए शोध और जानकारियां प्राप्त करने के अलावा मैं स्वयं के अनुभव भी शेयर करता। मुझे इस बात का इंतजार रहता था कि किसी अच्छे सम्मेलन में जाऊं और नई बातें सीखूं ताकि अपने मरीजों की कुछ और मदद कर सकूं। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी ओपीडी के बाद तत्काल एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहा था। बैंकॉक की फ़्लाइट लेनी थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, बस अब मैं और मरीज़ नहीं देख सकूंगा क्योंकि अब मुझे निकलना चाहिए। नेपाल में हमारे काफ़ी परिचित थे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को देख सकूं, इस वजह से मेरा बैगेज वगैरह पहले ही एयरपोर्ट चला जाता था। मुझे पहले से बोर्डिंग पास भी मिल जाता था। एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ के लिए बहुत ही मुझे कम इंतज़ार करना पड़ता था। फिर भी एयरपोर्ट समय पे तो पहुंचना ही होता था। मैं हॉस्पिटल से निकलने को ही था, तभी मेरे असिस्टेंट ने कहा, सर एक पेशेंट और देख लीजिए, ये लड़की काफ़ी दूर अपने पिताजी के साथ आई है। मैंने कहा, अरे कितनी भी दूर से आई हो, अभी मुझे निकलना है वरना मेरी फ़्लाइट चूक जाएगी। मेरी सेक्रेटरी ने कहा, सर वह करीब 14 घंटे का सफ़र करके आई है। 14 घंटे? मुझे विश्वास नहीं हुआ। नेपाल जैसे छोटे जगह में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में 14 घंटे कैसे लग सकते हैं? मैंने उससे कहा, यह क्या मजाक है, इतना समय कैसे लगता है? मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया, सर वह जिस जगह से आई है वहाँ पहले 4 घंटे पैदल चलना होता है, फिर ऐसी जगह पहुँच पाते हैं जहाँ से उन्हें कोई गाड़ी मिल सके। 2 बार गाड़ी बदलते हुए 10 घंटे का सफ़र करके वे यहाँ काठमांडू पहुँचे हैं। नेपाल में रहते हुए मुझे करीब 8 वर्ष हो चुके थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि नेपाल में इस तरह के दुर्गम स्थल भी हैं जहाँ से लोगों को अभी भी सड़क तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग सकते हैं। विपरीत मौसम हो तो स्थिति और भी खराब हो जाती होगी। बहरहाल मैंने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। फटाफट उस मरीज़ को देखा। उसे देखते ही मैं फिर चौंका क्योंकि कुछ 3 माह पहले ही मैं उसे देख चुका था। मैंने कहा, अब आपको क्या तकलीफ़ है? वैसे भी उसे इतनी खास बीमारी नहीं थी। उसकी बिटिया ने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा था 3 माह बाद पुनः दिखाना है, इसीलिए मैं पिताजी को पुनः दिखाने के लिए लाई हूँ। उसके पिताजी ने भी मुझे कहा, डॉक्टर साहब आपने 3 महीने की दवाई दी थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई है। बेहद अफसोस हुआ कि मैंने उसे 3 महीने के फॉलोअप पे क्यों बुलाया। मैंने उस वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया कि वह कहाँ रहते हैं और कितनी मुश्किल से कितना पैसा खर्च करके वे यहाँ पहुँचे होंगे। उसकी आर्थिक स्थिति भी मुझे कमज़ोर महसूस हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि एक डॉक्टर के लिए कितना आसान होता है ये कह देना कि आप ये दवाई लें, ये जाँच करें, 1-2 माह बाद पुनः आके दिखाएँ। जो लोग बिल्कुल सीधे होते हैं वो आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मुझे ग्लानि महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, इनकी फ़ीस वापस करो और दुकानदार से कहो कि अगले 6 महीने की दवाइयाँ इन्हें फ्री दे दें। मैंने यह भी कहा कि आप अभी फ़िलहाल यही दवाई चलने दें और मुझे वर्ष में 1 ही बार आकर दिखाएं। आप मुझसे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उस दिन मैंने एक सबक सीखा, एक बड़ा सबक। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि कुछ समय पूर्व एक नर्स द्वारा दिया गया नेपाल का एक मैप जिसमें सारे जिलों का चित्रण है, मुझे तत्काल चाहिए। इसके बाद जब भी अब कोई मरीज आता था तो मैं पहले उससे पूछता कि आप कहाँ से आए, फिर यह भी पूछता कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगी है। और यह आदत आज भी जारी है। मैं हर मरीज से ये पूछता हूँ कि आप इंदौर से बाहर के हैं तो कहाँ के हैं और आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है। मुझे लगता है हम सब डॉक्टर्स को मरीज़ की थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति के बारे में भी समझना चाहिए। ये हमारे लिए एक छोटी बात हो सकती है, लेकिन मरीज़ और उसके घर वालों के लिए एक बड़ी बात। धन्यवाद।